नेपाल की कमान संभालने जा रही सुशीला कार्की का भारत और खासकर काशी से अच्छा खासा नाता है। नेपाल में भड़के विद्रोह के पीछे कुछ रोज पहले ललितपुर में हुए कार हादसे को बड़ी वजह माना गया। नेपाल के ललितपुर में कुछ रोज पहले एक मंत्री की गाड़ी ने सड़क पार कर रही 11 साल की एक बच्ची को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बच्ची उछलकर दूर जा गिरी थी, लेकिन इस हादसे के बावजूद वो मंत्री नहीं रुके थे और वहां से निकल गए थे। इस बात से नेपाल के लोग बेहद गुस्से में आ गए थे। यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हुई थी, यानी तब जब सोशल मीडिया ऐप बैन किए जाने से लोग पहले ही भड़के हुए थे। ऐसे में मंत्री की कार से हुए हादसे ने आग में घी डालने का काम किया। इस बीच लोगों का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हादसे को छोटी मोटी बात कहकर टाल दिया था। उनके इस बयान ने वहां के लोगों और खासकर युवाओं के मन में भड़की विद्रोह की चिंगारी को हवा दे दी। इसी के बाद नेपाल के लोग सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार समेत मंत्री की कार से हुए हादसे के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने पूरे नेपाल में जेनजी नाम से ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका। वहां के लोगों के मन में पनपे इस गुस्से के पीछे ललितपुर की घटना को बड़ी वजह माना गया। यह हादसा नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के फैसले के बाद हुआ था। उस दिन ललितपुर के एक इलाके में 11 साल की एक लड़की को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी। वो लड़की सड़क पार कर रही थी, तभी वो उस कार से टकरा गई। कार में वहां के एक मंत्री सवार थे। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद वो रुके नहीं बल्कि वहां से निकल गए थे। बाद में लोगों ने उस लड़की को सहारा दिया, लेकिन लोगों को इस हादसे से कहीं ज्यादा मंत्री के रवैये ने झकझोर दिया था। सही कसर पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के एक बयान ने पूरी कर दी और उन्होंने इस कार हादसे को छोटी बात कहकर टाल दिया था। उनके इस बयान पर लोग आग बबूला हो उठे। उनके अंदर भड़क रही विरोध की चिंगारी बाहर आ गई। ललितपुर की इस घटना के कुछ ही घंटे बाद वहां के लोगों ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया था और माना गया कि यह कार हादसा जेनजी आंदोलन शुरू करने की एक बड़ी वजह बन गया। बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार समेत इस घटना को लेकर भी भारी नाराजगी जताई और पूरे नेपाल में जबरदस्त हिंसा की। और विद्रोह की इस आग में वहां के प्रधानमंत्री का दफ्तर, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई अहम इमारतें जलकर राख हो गई। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने उन इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। लोगों ने सिंह दरबार को भी नहीं छोड़ा, जो नेपाल की सत्ता का सबसे अहम केंद्र था। नेपाल के प्रधानमंत्री के दफ्तर के अलावा सभी मंत्रियों के दफ्तर भी वहीं थे। आग इतनी भीषण थी कि जब तक वो बुझी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन ने देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया था कि पूरा नेपाल जल उठा। वहां की अहम इमारतों में आग लगाने से के साथ ही गुस्साए लोगों ने कई मंत्रियों को उनके घरों में घुसकर पीट दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। यह सब कुछ भयंकर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद हुआ। एक रोज पहले हजारों की तादाद में लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक एक कर कई सरकारी इमारतों को बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी और जब तक ये आग बुझी तब तक सब कुछ खत्म हो गया। जेनजी नाम से शुरू हुए इस आंदोलन में शामिल हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी काठमांडू में मौजूद सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया था। एक रोज पहले वहां इतनी भीषण आग लगाई गई जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सिंह दरबार नेपाल की सत्ता का सबसे अहम केंद्र था। वहां के प्रधानमंत्री के दफ्तर के अलावा सभी मंत्रियों के भी दफ्तर वहीं थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसे तबाह कर दिया। सिंह दरबार के बाहर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां भी आग में जलकर राख हो गईं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दिए। इसी तरह वहां के संसद भवन को भी निशाना बनाया गया। वहां जिस जगह से नेपाल के प्रधानमंत्री समेत दूसरे बड़े नेता संसद भवन में एंट्री करते थे, वो हिस्सा पूरी तरह आग में जल गया। यहाँ से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नेपाल के संसद भवन के बाहर भी उपद्रवियों ने भयंकर उत्पात मचाया था। बाहर खड़ी पुलिस की कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। ये मेन गेट है, ये वीआईपी गेट है संसद भवन का, जो पूरी तरह से जिसको कि यहाँ पे जब प्रोटेस्टर आए तो उसे हाईजैक किया गया और उसके बाद यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। भयंकर हिंसा के बाद वहां की सेना ने हालात को संभालने की कोशिश की। नेपाल की सेना के कई जवान सिंह दरबार और वहां के संसद भवन में तैनात कर दिए गए। और इसी तरह नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा था। वहां भी एक रोज पहले लोगों ने कोर्ट में आग लगा दी थी। इसके अलावा कई वकीलों के दफ्तरों को भी जलाकर राख कर दिया था।
इसकी वजह से कोर्ट में रखी हजारों फाइलें बर्बाद हो गईं। कई अहम दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। आगजनी की घटना के अगले दिन भी इमारत के कई हिस्सों से धुआं उठता रहा। इस बीच दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे रहे। इस बीच वहां के कर्मचारी उन चीजों को इमारत से निकालने की कोशिश में जुट गए जो भीषण लपटों से बच गई थी। इसके बाद वहां भी सेना और पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई ताकि फिर कोई हंगामा ना हो। एक रोज पहले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने वहां की सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। वहां की सरकार पर भड़के लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की, फिर कोर्ट में आग लगा दी। इसके साथ ही बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। और इसके बाद दमकल के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में लगी आग कई घंटों बाद तक जलती रही। इमारत के कुछ हिस्सों से धुआं उठता नजर आया। दमकल के कर्मचारी लगातार आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट पर हैं। पूरी तरह से जल गया है। जिस तरह से लोग काफी नाराज थे यहाँ की सरकार से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया। इस बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट के कुछ कर्मचारी इमारत से उन चीजों को बाहर निकालते दिखे जो आग में बच गई थीं। उन्होंने एक एक कर कई ऐसी चीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि भीषण आग में जलकर वहां की सुप्रीम कोर्ट की हजारों फाइलें तबाह हो गईं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में मौजूद कई अहम दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। एक रोज पहले वहां पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। वो गाड़ियां भी पूरी तरह जलकर राख हो गईं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सभी हिस्सों में तबाही के निशान दिखाई दिए। इसके बाद राजधानी काठमांडू में मौजूद दूसरी अहम इमारतों की तरह वहां भी नेपाल की सेना को तैनात कर दिया गया। लेकिन काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल का बीरगंज शहर भी आंदोलन की वजह से तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां सरकारी इमारतों को तो निशाना बनाया ही, उन इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी फूंक दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उन इमारतों की सूरत ही बदल दी। उन्होंने पहले उन इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बीरगंज शहर भारत और नेपाल की सीमा के पास मौजूद है। काठमांडू में हुई हिंसा के बाद बीरगंज में भी जमकर बवाल मचा। इसके बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे दी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के आक्रोश की वजह से पूरा बीरगंज शहर ही तबाह हो गया। वहां जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। वहां के एक सरकारी दफ्तर में सारा सामान बिखरा नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने वहां रखी एक एक चीज तोड़ दी। उस दफ्तर के फर्श पर कांच के टुकड़े, टूटी हुई कुर्सियां और ढेर सारे दस्तावेज पड़े दिखाई दिए। उन प्रदर्शनकारियों ने उस इमारत का हुलिया ही बदल दिया। उन्होंने वहां आगजनी भी की, जिसकी वजह से वहां की दीवारें काली पड़ गईं। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने उस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। उस इमारत के बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। उन प्रदर्शनकारियों ने एक एक गाड़ी को आग लगा दी। इसके अलावा वहां की कई और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। गुस्साई भीड़ उन इमारतों में भी घुस गई और वहां जमकर तोड़फोड़ की। बीरगंज भारत और नेपाल की सीमा पर बसा एक शहर है। उसकी सीमा बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर से लगती है। और इस सब के बीच नेपाल में नेताओं पर हुए हमलों से घबराए कई सरकारी अफसर देश छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर पर लटक गए। उस हेलीकॉप्टर के जरिए उन सरकारी अफसरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया ताकि वो प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बच सकें। नेपाल की राजधानी काठमांडू में छिड़े आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। गुस्साई भीड़ ने नेपाल के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के घर पर धावा बोल दिया था। इसके अलावा कई मंत्रियों पर भी हमला कर दिया गया था। ये देखकर नेपाल के सरकारी अफसर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया और यही वजह रही कि वो उस हेलीकॉप्टर पर लटक गए। उस हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एक सोफा लटका दिखाई दिया। उस सोफे पर कई सरकारी अफसर बैठे हुए थे। दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों के हमले से बचने के लिए वो सरकारी अफसर उस हेलीकॉप्टर से लटक गए थे। इस दौरान वहां लगातार पत्थर चलते दिखाई दिए। सड़कों पर मौजूद भीड़ ने हवा में भी उन पर पत्थर बरसाए। जब तक वो अफसर उन प्रदर्शनकारियों को दिखते रहे, वो उन पर पत्थर फेंकते रहे। इस दौरान वहां धुआं भी उठता नजर आया। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर आगजनी की थी। इसके बाद वहां से उठा धुआं कई किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और इसी धुएं के बीच वो सरकारी अफसर हवा में लटके नजर आए। जानकारी के मुताबिक उन प्रदर्शनकारियों से बचाकर उन अफसरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। नेपाल में भड़की हिंसा के बीच काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल से कैदियों ने भागने की कोशिश की। उन्होंने जेल के गेट को तोड़ दिया, जबकि नेपाल की सेना के जवान वहां तैनात थे। नेपाल में प्रदर्शन और आगजनी के बाद महोत्तरी जिले की जलेश्वर जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। इसके अलावा पोखरा से करीब 900, काठमांडू की नक्खू जेल से भी कैदियों के भागने की खबर सामने आई।
बताया गया कि भागते समय कैदी अपनी चीजें तो ले ही गए, साथ में जेल का सामान भी उठा ले गए। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों ने नक्खू जेल को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वहां की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने फरार हुए कैदियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ताकि लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी को रोका जा सके। लेकिन काठमांडू और दूसरे जिलों की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों को रोकना सेना के जवानों के लिए भी चुनौती बन गया, क्योंकि काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल में बंद कैदियों ने वहां से भागने के लिए नेपाल की सेना के सामने जेल का मजबूत गेट तोड़ दिया। काठमांडू में नेपाल की पुलिस और सेना के जवान उन्हें रोकने के लिए किसी ढाल की तरह जेल के बाहर मौजूद दिखे। इस बीच एक साथ बड़ी संख्या में कैदियों ने दिल्ली बाजार जेल के मेन गेट को तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की सेना के जवानों ने उन्हें घेर लिया और फिर तो उन कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद उनमें कुछ जवानों ने मोर्चा संभाला और जेल से कुछ दूरी पर घेरेबंदी कर दी। वहां सड़क के किनारे उन जवानों ने अपनी राइफल तान दी। आरोप लगा कि वहां के कुछ कैदियों ने जेल की खिड़कियों को तोड़कर भी भागने की कोशिश की। बताया गया कि दिल्ली बाजार जेल से भागने के दौरान एक कैदी को फरार होते देख आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे नेपाल की सेना के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद काठमांडू में दिल्ली बाजार जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां की कई जेलों से कैदियों के भागने के बाद नेपाल भारत सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। आशंका जताई गई कि वो कैदी नेपाल से लगे भारत के इलाकों में घुस सकते हैं। खतरे को देखते हुए बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई भारत की तरफ से, ताकि नेपाल का कोई भी कैदी भारतीय सरहद में दाखिल न हो पाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल से भागे कई कैदियों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा बल के जवानों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। नेपाल की अलग अलग जेलों से करीब 6000 कैदियों के फरार होने की खबरें आई। यानी जब वहां सड़कों पर विद्रोह की आग धधक रही थी तो जेलों के अंदर भी बगावत हो गई। कई जेलों में तो कैदियों ने मिलकर वहां के सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने पहले तो उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया, फिर जेल तोड़कर भाग निकले। उनमें कुछ तो हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे थे। हालांकि नेपाल की पुलिस और सेना उन कैदियों की तलाश में जुट गई। उसने 100 से ज्यादा कैदियों को पकड़कर दोबारा जेल में डाल दिया। लेकिन नेपाल की जेलों से भागे कैदी भारत के लिए भी खतरा बन गए। डर है कि वो सजा से बचने के लिए भारत में घुसपैठ न कर लें। यही वजह रही कि नेपाल से लगने वाले भारत के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भी गश्त बढ़ा दी। इसी का नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल की जेलों से फरार हुए 5 कैदियों को पकड़ लिया गया। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी में भी नेपाल से आए 10 कैदी दबोच लिए गए। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान जेलों में बंद कैदियों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की पिटाई की और भाग निकले। खबर है कि 2 दिन में नेपाल की अलग अलग जेलों से करीब 6000 कैदी भाग चुके हैं। नेपाल की सेना और पुलिस ने उनकी खोजबीन पूरे नेपाल में तेज कर दी। ऐसे में आशंका जताई गई कि वो नेपाल का बॉर्डर पार कर भारत आ सकते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच करीब 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। इन सभी राज्यों के बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई। इधर नेपाल में जारी आंदोलन के बीच लोगों ने शोरूम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों से टीवी और पंखों की लूट शुरू कर दी। भारी संख्या में लोग शॉपिंग मॉल में रखी कीमती चीजों को उठा ले गए। इस दौरान उनमें ज्यादा से ज्यादा सामान लूटने की होड़ मच गई। अपनी मनपसंद चीजें लेकर भाग निकले वो। नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग इतनी भड़क गई कि लोगों ने कारोबारियों को भी निशाना बना दिया। कई होटलों में आगजनी करने के बाद कारोबारियों और आम नागरिकों की मुसीबत बढ़ गई। नेपाल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस हंगामे के बीच कुछ लोग लूटपाट करने पर उतर आए और कई लोग एक सुपरमार्केट से सामान लेकर भागते नजर आए। इस दौरान किसी के हाथ में ढेर सारे कपड़े नजर आए तो कोई कुकर लेकर भागता दिखा। पूरे लेडीज को कपड़े को बुरी खुशी ने भाई बुरी खुशी ने भाई। कुछ लोग तो पंखे, फ्रिज और एसी लूटते नजर आए। उन्हें इतना सारा सामान ले जाता देखकर सड़क से गुजर रहे लोग भी दौड़ पड़े। एक महिला एक बड़े कार्टन में घर का सामान भरकर ले जाती दिखी। नेपाल में जारी आंदोलन के बीच लोगों ने शॉपिंग मॉल और दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी। सरकार गिरने के बाद हालात बेकाबू हो गए और लोगों को न पुलिस का डर रहा और न कानून का। इससे पहले वहां कई होटलों को आग के हवाले कर दिया गया था। इससे कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार के विरोध में उतरे लोगों ने मीडिया के दफ्तरों को भी नहीं छोड़ा था और नेपाल के प्रमुख अखबारों में एक कांतिपुर के दफ्तर में आगजनी कर दी थी। इस सबके बीच केपी ओली सरकार गिरने के बावजूद नेपाल में बवाल जारी रहा।
उधर नेपाल में आंदोलन के बीच काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया। नेपाल में जारी आंदोलन के बीच राजधानी काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया। इससे पहले काठमांडू में हिंसा भड़कने के बाद एयरपोर्ट को बंद करते हुए उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में राजधानी के 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवारा कुत्तों पर यह एक्शन प्लान तैयार किया। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकार ने एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट की स्थापना करने का फैसला लिया। आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया गया। आतंकवादी और ऐसी सोच के लोग यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए इस तरह की यूनिट की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसको भली भांति शासन के द्वारा परखा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। नीरज सिंह बरगी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाते हुए तलवार से केक काटा। उधर यूरोप के देश फ्रांस में सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के विद्रोह का ज्वालामुखी सड़कों पर फूट पड़ा। बजट में कटौती के मुद्दे पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर फ्रांस के कई शहरों में भयानक प्रदर्शन शुरू हो गए। खबरों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राजधानी पेरिस से लेकर फ्रांस के अलग अलग शहरों में हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विरोधियों ने पूरे फ्रांस में शुरू हुए इस विद्रोह को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया। फ्रांस में सरकार के विरोध में शुरू हुए जनता के आक्रोश के पीछे वहां के बजट को सबसे बड़ी वजह माना गया, क्योंकि कुछ दिन पहले फ्रांस की संसद में वहां का बजट पेश किया गया था और बजट में पिछले साल के मुकाबले भारी कटौती की गई। फ्रांस की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए पेंशन पर कुछ तरह से रोक लगा दी गई। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं के बजट भी कम कर दिए गए। लेकिन फ्रांस सरकार का यह कदम वहां के लोगों को रास नहीं आया। दावा है लोगों के गुस्से की आग में वहां की लेफ्ट पार्टियों के नेताओं और इमैनुअल मैक्रों के विरोधियों ने भी घी डालने का काम किया। जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद तो फ्रांस की सड़कों पर कोहराम मच गया। गुस्से में आग बबूला हुए लोगों ने पुलिस की लाठियों और आंसू गैस के गोलों की परवाह नहीं की। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे के पोस्टर हाथों में लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस में सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग उस वक्त भड़की जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 24 घंटे पहले ही फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। इससे पहले 8 सितंबर को फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हार के बाद फ्रांसवा बायरो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद पूरा फ्रांस विद्रोह की आग में जल उठा। राजधानी पेरिस समेत फ्रांस के कई बड़े शहरों की सड़कें जंग का मैदान बन गईं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि पूरे फ्रांस में हाहाकार मच गया। फ्रांस के अलग अलग शहरों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को भगाने और सड़कों से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोग सिर पर मानो कफन बांधकर सड़कों पर उतरे हों। पुलिस की लाठियों और आंसू गैस के गोलों की परवाह किए बिना वो पेरिस समेत कई शहरों में सड़कों पर डटे रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई और चीख पुकार के बीच प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के साथ भिड़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। फ्रांस की लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से शुरू हुए ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान राजधानी पेरिस में सब कुछ ठप करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सड़कें बंद कर दी, कुछ हाईवे जैम कर दिए, जिसकी वजह से कई घंटों तक गाड़ियां जैम में फंसी रहीं। सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। झड़प के दौरान जिसके हाथ जो लगा उसने उसी से पुलिस वालों पर हमला किया। पेरिस में एक जगह पर तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को घेर लिया। उन्होंने पुलिस वालों पर डस्टबिन उठाकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पीछे से वहां पहुंची प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस वालों पर पेट्रोल बम भी फेंक दिया। पुलिस वालों ने बचने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर प्रदर्शनकारी पीछे हटे।
ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी फ्रांस के गृह मंत्रालय के बाहर पहुंच गए। वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ दंगा रोकने वाली टीम और पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस टीम पर धावा बोल दिया, पत्थरबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोगों ने साफ ऐलान किया कि फ्रांस की मौजूदा सरकार जनता के काम नहीं कर रही। फ्रांस में बीते 2 साल में लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों ने जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि फ्रांस में 2 साल के अंदर 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर सेबेस्टियन लोकार्नो ने शपथ ली। मतलब 2 साल में फ्रांस में 5 प्रधानमंत्री बदल गए। संसद के भीतर उथल पुथल, लगातार बदलते प्रधानमंत्री, बजट में कटौती और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ टूटते विश्वास से फ्रांस में विद्रोह का विस्फोट हो गया। पेरिस में सड़कों पर उतरे लोगों ने फ्रांस के सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों के घेराव की कोशिश की। गृह मंत्रालय की इमारत के पास प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि वहां तैनात पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को जो मिला उसी से हमला बोला। एक पुलिस वाले पर तो प्लास्टिक का एक ड्रम गिरता दिखा। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्रालय के नजदीक एक दुकान के सामने इकट्ठा कम से कम 10 पुलिस वालों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने डस्टबिन उठाकर पुलिस वालों पर दे मारा। पुलिस वाले एक कार के पीछे छिपकर किसी तरह अपना बचाव करते दिखे। डस्टबिन से हमला करने के बाद पीछे से वहां पहुंचे कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम भी फेंका। प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे फ्रांस के पुलिस वाले बेबस और लाचार नजर आए। ये सब कुछ हुआ फ्रांस के गृह मंत्रालय की इमारत के ठीक सामने। यानी फ्रांस में उस जगह पर पुलिस वालों पर हमला हो गया जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के तहत भड़की विद्रोह की आग में फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत 150 से ज्यादा छोटे बड़े शहर झुलस गए। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सड़कें जाम की, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया, बसों में आग लगा दी। कई जगहों से तोड़फोड़ और बवाल की खबरें सामने आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सारे उपाय कर लिए, लेकिन उनके गुस्से के आगे वो भी बैकफुट पर नजर आई। हालांकि पेरिस समेत कई शहरों में पुलिस वालों ने 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक फ्रांस में बवाल के दौरान 100 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई। रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। फ्रांस में बजट पेश होने के बाद यह लगातार दूसरा साल है जब वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो। पिछले साल भी यही हुआ था। बजट पेश होने के बाद जनता सड़कों पर उतर आई थी। उस वक्त भी तब के फ्रांस के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और इस साल भी वही हुआ। फ्रांस में बजट पेश होते ही 2024 की तरह ही लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस वालों से सीधे भिड़ गए। पेरिस में एक सड़क पर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेतहाशा डंडे भांजे। पुलिस वालों के लाठीचार्ज करते ही वहां चीख पुकार मच गई। प्रदर्शनकारी पुलिस के डंडों से बचने के लिए पीछे की तरफ जाते दिखाई दिए। लाठीचार्ज के दौरान एक प्रदर्शनकारी सड़क पर गिर गया। कुछ पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। प्रदर्शनकारियों ने एक फ्लाईओवर के नीचे एक बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। बस में लगी आग की लपटें और काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। बस से उठती लपटों के साथ वहां धमाके की आवाजें भी सुनाई दी। राजधानी पेरिस की सड़कों पर बवाल के बाद चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। जगह जगह कूड़ेदान बिखरे हुए नजर आए, पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए और जली हुई गाड़ियां नजर आईं। फ्रांस में भड़के बवाल के दौरान सरकार ने सोशल मीडिया पर नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट की शुरुआत भी सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी। सोशल मीडिया के जरिए ही पूरे देश में सब कुछ बंद करने की अपील की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कई शहरों में सख्ती भी दिखाई। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया गया। यानी पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन फ्रांस की सरकार के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतरे लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। शहर की हर सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर आए, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों ने सरकार का विरोध जताने के लिए सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया।
आंदोलन का नाम ही ब्लॉक एवरीथिंग। प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकार के खिलाफ शुरू किए गए इस आंदोलन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया। मतलब यह कि इन लोगों ने वहां की सरकार को झुकाने के लिए फ्रांस में सब कुछ ब्लॉक करने का, बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले सड़कों पर जाम लगाना शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पेरिस की सड़कों पर चलने वाली बसों को रोक दिया। विरोध करने पर बसों में तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ने पर तुरंत पुलिस ने एक्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इसके बाद भी हंगामे और प्रदर्शन का सिलसिला थमा नहीं। पेरिस शहर के दूसरे इलाकों में लोगों ने सड़कों को ब्लॉक करने के लिए उन पर बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए। कुछ जगहों पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, लोहे की ग्रिल, लोहे के बड़े बड़े गेट तक लगा दिए गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उन चीजों को सड़कों से हटाया, लेकिन इसके बाद भी पेरिस के हालात जस के तस बने रहे, क्योंकि शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं दिखी जिस पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम न दिखा हो। प्रदर्शनकारी ताली बजाते हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च करते नजर आए। इस दौरान पेरिस के एक इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया और इसी वजह से लोगों ने पेरिस में चलने वाली सरकारी बसों को रोक दिया। कुछ बसों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस के एक्शन से सड़क पर भगदड़ मच गई। आंसू गैस और पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी आसपास की इमारतों में घुस गए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इसी तरह पेरिस के एक दूसरे इलाके में सड़कों को ब्लॉक करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल लगा दी। कुछ जगहों पर लोहे के गेट रख दिए गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए। स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को भी सड़कों पर गिरा दिया गया ताकि किसी भी तरह वहां जैम लगाया जा सके। मतलब फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने यह ठान लिया कि वो वहां की सरकार को घुटनों पर लाने के लिए पेरिस समेत दूसरे शहरों को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फ्रांस की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदर्शनों और सड़कों पर हो रहे बवाल को रोकने के लिए पूरे फ्रांस में 80,000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। अकेले पेरिस में 6,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी सूरत में शहर में हो रहे बवाल को रोका जा सके। लेकिन पुलिस और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पेरिस और फ्रांस के दूसरे शहरों के हालात नहीं सुधरे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से इस्तीफे की मांग करते हुए पेरिस की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए। पेरिस में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों की जमकर भिड़ंत हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पेरिस की सड़कों से टस से मस नहीं हुए। मतलब यह कि प्रदर्शनकारी पेरिस पुलिस के सामने डटे रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले उन पर टूट पड़े। पेरिस पुलिस के कुछ जवान डंडों से सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे लोगों को पीटने में जुट गए। इसी तरह एक दूसरी सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारी बीच में खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की। लाउडस्पीकर की मदद से उनसे सड़क ब्लॉक नहीं करने की अपील की गई, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क से नहीं हटे। सिर्फ पेरिस में ही नहीं बल्कि फ्रांस के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश की। इसी वजह से फ्रांस में 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। अकेले फ्रांस की राजधानी पेरिस में 6,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह हालात संभाले जा सकें। पेरिस में मौजूद मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आशंका जताई गई कि बसों को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बना सकते हैं। इधर आतंकी संगठन ISIS से जुड़े होने के आरोप में रांची से एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद एक लॉज पर छापा मारकर दानिश नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा है। इसी तरह पुलिस ने दिल्ली से मुंबई के रहने वाले आफताब नाम के संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दूध बेचने वाले एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। महिलाएं और आदमी घेर कर उन्हें मारते दिखे। घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। हालांकि मारपीट क्यों हुई इसका पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लूटपाट के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कुछ दिन पहले नरसैना थाना क्षेत्र में गहनों के एक कारोबारी को हथियारों के दम पर लूट लिया था।
कि इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा तीसरे व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस सफल रही है। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन पर शराब की एक दुकान में फायरिंग करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और इसमें वो दोनों घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रही हलाल हाउसिंग सोसाइटी के अवैध हिस्सों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की उस हाउसिंग सोसाइटी में मस्जिद की आड़ में करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसी की शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने डीएम को एक चिट्ठी लिखकर इसकी जांच की मांग की थी। प्रशासन के मुताबिक जांच में यह पाया गया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बिल्डरों ने करीब 300 मीटर में फैली सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां मस्जिद बनाने की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने वहां एक दीवार बनाकर उस पूरी जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। हालांकि एसडीएम और पुलिस की टीम वहां बुलडोजर लेकर पहुंच गई और उस दीवार को तोड़ दिया। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। आरोप लगाया गया था कि वहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे थे। यहां तक कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की उस हाउसिंग सोसाइटी का जो विज्ञापन दिया गया था उसमें भी हलाल टाउनशिप की दलील देते हुए वहां मस्जिद बनाए जाने का वादा भी किया गया था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने तो वहां प्लॉट खरीदकर अपने मकान बनाने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन इस बीच ये आरोप लगा कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की उस हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डरों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जिसके बाद अवैध कब्जे को वहां से हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर वहां पहुंच गया। एसडीएम की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में वो दीवार तोड़ दी गई। प्रशासन के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बिल्डरों ने मस्जिद के नाम पर करीब 300 मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उस जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डरों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। 3 करोड़ से ऊपर की जमीन पर से अवैध कब्जा मुक्त किया गया है और इस रेजिडेंसी में अभी भी जांच जारी है। हिंदू की एंट्री पर जो विवाद था उस पर भी जांच जारी है। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की हाउसिंग सोसाइटी कुछ दिन पहले चर्चा में आई थी। जानकारी के मुताबिक वहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे थे। कुछ ने तो वहां मकान बनाने भी शुरू कर दिए थे। इसी के बाद यह मामला गर्मा गया था। हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन में तो यह वादा भी किया गया था कि टाउनशिप के बीच एक मस्जिद बनाकर भी दी जाएगी। आरोप है कि इसी मस्जिद की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया गया, जिसके बाद वहां बुलडोजर एक्शन हुआ। इधर बिहार की राजधानी पटना में भूमि सुधार विभाग से बर्खास्त किए गए संविदा कर्मचारियों यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हो गए। हंगामा तब शुरू हुआ जब 26 दिनों से पटना के गर्दनीबाग इलाके में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यानी संविदा कर्मचारी बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। विरोध करने पर पुलिस ने उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग पुलिस की लाठियों से बचने की कोशिश में गिर गए और घायल हो गए। जिन पर पुलिस ने एक्शन लिया वो सभी भूमि सुधार विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जुलाई में करीब 7,500 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। हालांकि विरोध करने पर सरकार ने उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया था, लेकिन हटाए गए संविदा कर्मचारी काम पर लौटने के बजाय 60 साल की उम्र तक नौकरी की मांग समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन बवाल तब हो गया जब संविदा कर्मचारियों ने बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इसी वजह से हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की लाठियां उन पर बरसती रहीं। कुछ लोग पुलिस की पिटाई से घायल तक हो गए। पुलिस की लाठी लगने से एक आदमी का सिर फट गया। इसके बाद कुछ लोग पुलिस के जवानों से उलझ गए। जिन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया वो सभी भूमि सुधार विभाग से निकाले गए संविदा कर्मचारी हैं। मतलब सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जुलाई में करीब 7,000 कर्मचारियों को हटा दिया गया था। हालांकि विरोध करने पर उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया था, लेकिन हटाए गए संविदा कर्मचारी काम पर लौटने के बजाय समान काम, समान वेतन और 60 साल की उम्र तक की नौकरी की मांग करते हुए हड़ताल पर बैठ गए थे। 26 दिन तक हड़ताल पर बैठने के बाद संविदा कर्मचारी हंगामा करते हुए बीजेपी ऑफिस के पास पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करने पहुंची पुलिस से एक आरोपी भिड़ गया।
कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन इसके लिए जवानों को काफी मेहनत करनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी किसी भी कीमत पर पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की तो उसके परिवार वालों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। यही नहीं, आरोपी ने दरोगा की गर्दन दबाने की भी कोशिश की। उसने पुलिस वालों को कई बार धक्का दिया, लेकिन जवानों ने उसे नहीं छोड़ा। वो किसी तरह पकड़कर उसे अपने साथ थाने ले गए। इस बीच आरोपी के परिवार वालों ने पुलिस को धमकी तक दे दी। हैरान कर देने वाला यह मामला बांदा के फतेहगंज इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची उसके खिलाफ 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बाद में कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस को आदेश दिया कि वो उसे कोर्ट में पेश करे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो खुद को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों से भिड़ गया। इस दौरान उसके परिवार वाले भी पुलिस पर भड़क गए। थाने रोज जाता हूँ ना, शाम बताओ, ये फोन से बताओ कौन चोरंट हो, नहीं बैठेंगे और बताइएगा। आरोपी के परिवार वालों ने पुलिस वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जवान अपना काम करते रहे। इस दौरान आरोपी ने दारोगा की गर्दन दबाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मजबूती से पकड़े रखा ताकि वो उनकी पकड़ से छूट न जाए। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? पत्रकार महोदय देखिएगा इनको क्या कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस किसी तरह उसे अपनी गाड़ी में बैठाना चाहती थी। उसने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके परिवार वालों ने तो उसे बचाने के लिए पुलिस को धमकी तक दे दी। वारंट नहीं, एकदम छोड़ दीजिए सर, नहीं पूरा हो जाएगा। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठा दिया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया कि वो उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराए गए। पंजाब के तरन तारण में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एक लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट करने के एक मामले में दोषी ठहराया। मनजिंदर सिंह लालपुरा के अलावा कोर्ट ने 7 और लोगों को दोषी ठहराया। इस मामले में 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में विश्व हिंदू शक्ति भारत नाम के संगठन ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर मुस्लिम समुदाय के इलाके में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस संगठन से जुड़े लोगों ने खग्गूसराय में मौजूद प्राचीन मंदिर में जयकारे लगाए। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में भीड़ ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। वो छात्रा एक कोचिंग सेंटर से अपने घर लौट रही थी और आरोप लगा कि इसी बीच उस लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद उस छात्रा ने शोर मचाया और उसकी आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। फिर तो उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट करते हुए उन्होंने उस लड़के के दोनों हाथ भी बांध दिए। घटना संडीला इलाके में गदोरा रोड पर हुई और उसकी जानकारी मिलने पर कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह भीड़ को समझाया और उस आरोपी को अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद पुलिस ने उस छात्रा और उसके परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया, जबकि इलाके के लोगों ने स्कूल और कोचिंग सेंटर जाने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की गश्त बढ़ाने की मांग कर दी, क्योंकि आरोप लगा कि सरेआम उस छात्रा से छेड़छाड़ की गई और इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हरदोई में संडीला इलाके में आसपास मौजूद लोगों ने उस लड़के को घेरा और एक साथ कई लोग उस पर टूट पड़े। इस दौरान उन्होंने उसके दोनों हाथ बांध दिए और एक के बाद एक उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। पकड़ ले भैया, भागा ना। इस बीच कुछ लोग उसे सड़क पर घसीटते नजर आए और वो उस लड़के पर लात घूंसे बरसाते दिखे। मारपीट के दौरान उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ डाले। ये लौंडा है कौन? इस दौरान भीड़ ने उसे पीटते हुए गाली गलौज भी की। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वो छात्रा उस कोचिंग सेंटर से घर लौट रही थी, तभी उस लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की, लेकिन उस छात्रा के शोर मचाते ही लोगों ने उसे घेर लिया। इस घटना के बाद उस छात्रा के परिवार वालों ने उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में घरेलू झगड़े के चक्कर में 3 बच्चियों और उनकी मां की मौत से सनसनी मच गई। बताया गया कि लोगों को इसकी जानकारी उस वक्त मिली जब उनके मकान का दरवाजा अंदर से बंद था और काफी देर तक खटखटाने के बावजूद महिला ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो महिला का शव पंखे से लटका मिला और उनकी 3 बच्चियों का शव भी बरामद हुआ। पुलिस ने आशंका जताई उस महिला ने पहले अपनी बच्चियों की जान ली, उसके बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे उन बच्चियों की गर्दन पर चुन्नी बंधी मिली। उसने जब महिला के पति से पूछा तो पूछताछ शुरू की पुलिस ने, तो पता चला कि उस महिला का एक दिन पहले किसी बात को लेकर उनसे झगड़ा हो गया और इसी वजह से आशंका जताई गई कि उस महिला ने आत्महत्या कर ली।
इस घटना के बाद पुलिस ने उनका और उनकी तीनों बच्चियों का शव एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस महिला और उनकी बेटियों की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उन्हें देखने के लिए वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला का शव पंखे से लटका हुआ और अन्य इसके 3 बच्चों का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। दिल दहला देने वाली ये घटना बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र में मौजूद टिकरी नाम के गांव की रही। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि उनके पति शहर में एक टूरिस्ट गाड़ी के ड्राइवर की नौकरी करते हैं और एक दिन पहले उनकी पत्नी से बहस हो गई थी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु शहर में जाने की जिद कर रही थी, जिसका पति विरोध कर रहा था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई थी। जानकारी मिली कि झगड़े की वजह से दोनों पति पत्नी में बात नहीं हो रही थी, लेकिन इसी बीच उस महिला और उनकी बच्चियों की मौत से उनके परिवार में मातम पसर गया। उधर यूपी के झांसी में नदी में 2 लोगों के बह जाने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में आरिफ और अरबाज नाम के 2 लोग नदी में नहाने के दौरान बह गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसका पता चलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया। गोताखोरों की मदद से नदी में बहे दोनों लोगों की तलाश शुरू की गई। आरिफ और अरबाज जो आपस में साले बहनोई हैं, नहाने के लिए गए थे। नहाने के गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए हैं। दिल्ली में बारिश का सिलसिला थमने के बाद यमुना का जलस्तर घटने से नदी के आसपास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली। मयूर विहार समेत जो इलाके पूरी तरह डूब गए थे, वहां थोड़ा बहुत ही पानी दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ ने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। इस मेडिकल कैंप में मुफ्त में इलाज और दवाइयां देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही बीएसएफ की मेडिकल टीम ने घर घर जाकर भी लोगों को दवाइयां मुहैया कराई। पेशेंट को देखने के लिए जा रहा है और इलाज कर रहा है और फ्री का दवाई दे रहा है, और किसी को जरूरी है तो ब्लड टेस्ट है तो ब्लड टेस्ट भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़, बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री किश्तवाड़ के चसोटी गांव का हवाई सर्वे भी कर सकते हैं, जहां 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच रिलायंस फाउंडेशन ने पंजाब की मदद के लिए पहल की। इन मुश्किल हालात में रिलायंस फाउंडेशन 10,000 पीड़ित परिवारों को मदद देगी। साथ ही बाढ़ से प्रभावित जानवरों की देखरेख के अलावा वनतारा की एक टीम घायल पशुओं का भी इलाज करेगी। इधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ी बड़ी कीलें ठोके जाने की बात सामने आने के बाद वहां बवाल मच गया। कुछ लोगों ने उन कीलों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि सड़क पर लगी बड़ी बड़ी कीलों से कई गाड़ियां पंक्चर हो गई। इसके बाद यह शक जताया गया कि किसी ने जानबूझकर सड़क पर कीलें ठोकी ताकि लोगों को परेशानी हो। हालांकि कुछ देर बाद यह गुत्थी सुलझ गई। वहां पहुंची पुलिस की एक टीम ने जानकारी दी कि वो कीलें नहीं थीं बल्कि नोजल थे। पुलिस के मुताबिक मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का काम चल रहा। इसी कड़ी में वहां सड़क और पुल की जांच के लिए केमिकल वाले कुछ नोजल लगाए गए थे। आरोप लगाया गया कि उस सड़क पर किसी भी तरह की चेतावनी का कोई बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाया गया, इसलिए लोग उन नोजल के ऊपर से गुजरे तो उनकी गाड़ियां पंक्चर हो गई। वो नोजल दिखने में कील की तरह नुकीले थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर यह आरोप लगाया कि वहां बीच सड़क पर किसी ने ढेर सारी कीलें गाड़ दी, क्योंकि जैसे ही उन पर से गाड़ियां गुजरी, गाड़ियों के टायर पंक्चर हो गए। और ये कोई 1-2 कील नहीं थी, बल्कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बड़े हिस्से पर सड़क पर ऐसी ही नुकीली कीलें दिखी। इसके बाद वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हे बघा, हे समृद्धी हवे. 1 तास झाले पोलिसवाल्यांना फोन करतो, समोरच्या गाडीचे 4 टायर पंक्चर झाले। वीडियो बनाने वालों ने यह शक भी जताया कि किसी ने जानबूझकर शरारत के इरादे से सड़क पर कीलें गाड़ दी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस भी हरकत में आ गई। इसके बाद पुलिस की एक टीम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर पहुंच गई। पुलिस वालों ने जानकारी दी कि वो कीलें नहीं थीं बल्कि नोजल थे। पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम किया जा रहा था। इसी की वजह से वहां सड़क और पुल की क्वालिटी की जांच के लिए नोजल से केमिकल डाला गया था। प्रत्येक राउटिंगचं काम करताना त्याच्यामध्ये लोखंडाचा नोजल टाकून केमिकल टाकलं जातं, त्याच्यामुळे आपणास एक खिळ दिसत आहे। आरोप लगाया गया कि न तो वहां चेतावनी वाले कोई बोर्ड लगाए गए थे, न ही बैरिकेडिंग की गई थी। इसी वजह से लोग उन नुकीली कीलों का शिकार बन गए। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि वहां मरम्मत के काम को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसी ने वो बैरिकेड हटा दिए थे। उधर मुंबई में नौसेना के जवान की राइफल चोरी होने के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नौसेना के जवान की राइफल चोरी होने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिस नौसैनिक की राइफल और गोलियां चोरी हुई थी, नेवी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
4 दिन पहले एक अनजान व्यक्ति नौसेना की यूनिफॉर्म में आया और ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर से शिफ्ट खत्म होने के नाम पर राइफल और गोलियां लेकर फरार हो गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वन विभाग में काम करने वाली एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और ठगी की शिकायत दर्ज कराई। उनके मुताबिक आरोपी ने उनसे शादी का वादा कर न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि 7 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। उनकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग से जुड़े बदमाशों ने एक होटल में जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद उस होटल में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर उन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में उस वक्त कोहराम मच गया जब स्कूटर से जा रही एक महिला को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कुचल दिया। दावा किया गया कि वो महिला सड़क पर बने एक गड्ढे से बचने की कोशिश में स्कूटर से नीचे गिर गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसा नेशनल हाईवे 66 पर हुआ, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पनवेल से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। हादसा उस वक्त हुआ जब 44 साल की माधवी नाम की वो महिला स्कूटर से काम पर जा रही थी। उसी दौरान उनकी नजर सड़क पर बने एक गड्ढे पर पड़ गई। गड्ढे से बचने के लिए माधवी ने स्कूटर को किनारे से निकालने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो स्कूटर से नीचे गिर गई। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें बुरी तरह रौंद दिया। वो भारी भरकम ट्रक माधवी के ऊपर से गुजर गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इसकी वजह से हाईवे पर लंबा जैम लग गया। हालांकि हादसे के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और लोगों को समझाकर जैम खुलवाने में जुट गई। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने नेशनल हाईवे के विकास और रखरखाव करने वाली सरकारी एजेंसी NHAI के अधिकारियों के खिलाफ भी लापरवाही का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि दावा किया गया कि हाईवे पर हुए गड्ढे की वजह से ही माधवी नाम की महिला की जान चली गई। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 66 पर हुआ, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। मंगलुरु की रहने वाली 44 साल की माधवी के साथ हादसा तब हुआ जब वो स्कूटर से रोज की तरह काम पर जा रही थी। उसी दौरान उनकी नजर सड़क पर बने एक गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे से बचने के लिए माधवी ने स्कूटर को किनारे से निकालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वो सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि माधवी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसी वजह से भारी भरकम ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी जान चली गई। हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने वहां हंगामा कर दिया। थोड़ी देर में ही हाईवे पर लंबा जैम लग गया। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद फारूक नाम के ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने नेशनल हाईवे के विकास और रखरखाव करने वाली सरकारी एजेंसी NHAI के अधिकारियों के खिलाफ भी लापरवाही का केस दर्ज कर लिया। बड़ी खबर आई फ्रांस से। वहां सरकार के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों के बाद पेरिस में स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। स्वास्थ्य कर्मी अपना काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने मांग की कि सरकार को रक्षा पर ज्यादा बजट खर्च करने के बजाय अस्पतालों और स्कूलों पर बजट खर्च करना चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि नेपाल के बाद अब फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए सरकार के खिलाफ। लेकिन फ्रांस में लोगों के विद्रोह की वजह क्या रही? तो पता है आपको, वहां के लोग जो भड़के, उसमें तमाम वजहों में, बहुत तमाम वजह हैं, तमाम वजहों में एक वजह है सरकार ने 2 छुट्टियां कम करने की बात कह दी। साल में 2 छुट्टियां कम मिलेंगी, यह कह दिया सरकार ने। वैसे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन छुट्टी तो वहां पर ऐसा मामला है कि सारी खुदाई एक तरफ, पब्लिक हॉलिडे एक तरफ। 2003 में एक बार वहां सरकार ने बोला था कि 1 छुट्टी कम होगी, तो ऐसा बवाल हुआ था कि सरकार ही घुटनों पर आ गई थी। इस बार प्लान है 2 छुट्टियां कम करने का। वैसे तो और भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से यह चिंगारी सुलग रही थी, लेकिन छुट्टी कम होने का सुनते ही लोग वहां सड़कों पर उतर आते हैं। तो और क्या क्या है और वहां यह विद्रोह क्यों हुआ, उसके लिए वहां के लोगों की सरकार से, वहां के लोगों को सरकार से मिलता क्या है, यह समझना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया कि पेरिस की सड़कों पर आगजनी कर दी लोगों ने? आंदोलन को नाम दिया है ब्लॉक टू, यानी ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब ब्लॉक कर दो, सब जाम कर दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, ट्रेन ब्लॉक कर दो, दफ्तर ब्लॉक कर दो, पूरा देश ब्लॉक कर दो, सब काम ठप कर दो, चक्का जाम कर दो। तो ऐसा क्या हो गया? तो छुट्टियां कम करने की बात समझने से पहले समझते हैं कि खबर के पीछे की पूरी कहानी क्या है। फ्रांस है यूरोप में, ये तो आप जानते हैं। तो यूरोप के सारे देशों ने मिलकर अपनी करेंसी हटाकर यूरो कर ली थी, यानी सब देशों ने मिलकर पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया था, यूरोपियन यूनियन बनाकर, EU। अमेरिका में जैसे डॉलर चलता है, हमारे देश में रुपया चलता है। यूरोप के सारे देशों में अलग अलग करेंसी के बजाय एक ही करेंसी हो गई, यूरो।
सब देशों में यूरो चलता है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है फ्रांस। और पिछले कुछ सालों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन चल रही है। डाउन चल रही है मतलब क्या? सीधी भाषा में मतलब यह कि खर्चे ज्यादा चल रहे हैं, कमाई उतनी नहीं हो रही है। तो अब यूरोप की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का यह हाल हो गया तो यूरो की कीमत घटने का खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस को अपने खर्चे पूरे करने के लिए लेना पड़ गया कर्जा। जब कोई देश कर्जा लेता है तो उसकी मुद्रा यानी करेंसी की वैल्यू कम होने का खतरा हो जाता है। और करेंसी तो सारे यूरोप के देशों की कॉमन है, तो सारे यूरोप को नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कमाई कम हुई फ्रांस की, भुगतेंगे सारे देश। तो यह सब कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपने नियम बनाए हुए हैं कि जितनी भी उनके किसी देश की जीडीपी होगी, किसी भी देश की जो जीडीपी होगी उसका 60% से ज्यादा वो कर्ज नहीं लेगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी यानी पूरे देश में जितना भी कारोबार होता है, प्रोडक्शन होता है, हर क्षेत्र का, सारे लोगों का मिलाकर जितना भी धंधा होता है वो सब मिलकर टोटल जो होता है वो साल में उसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है, तो ये तय कर लिया इन्होंने कि यूरोपियन यूनियन के देश अपनी जीडीपी का 60% से ज्यादा कर्जा नहीं लेंगे तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन फ्रांस ने कितना कर्जा ले लिया? जीडीपी का 114%, यानी टोटल जितनी जीडीपी है उससे भी 14% ज्यादा। तो जैसे अगर आपकी कमाई हो 1 लाख रुपए, आप बैंक से कर्जा ले लो 1,14,000, तो क्या होगा? बैंक बोलेगा ना भाई वापस कैसे करोगे, तो अपने खर्चे कम करो, नहीं तो दिवालिया हो जाओगे। यही हाल सरकारों का भी होता है जब कर्जा ज्यादा हो जाता है, उनका आगे का कर्जा उनको मिलना महंगा हो जाता है, उनकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। तो यूरोपीय यूनियन ने दबाव बनाया फ्रांस पर कि अपनी हालत ठीक करो, नहीं तो खुद तो डूबोगे, साथ में यूरोप को ले डूबोगे, क्योंकि वहां के सब देशों की अर्थव्यवस्था अब जुड़ी हुई है। अब जब आपका बजट बिगड़ता है तो आप क्या करते हो? या तो भाई कमाई बढ़ाओ किसी तरह से, या खर्चे कम करो। तो सरकारों पर भी यही दबाव होता है। अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि एक तो कोविड हो गया तो कारोबार चौपट हो गया, उसके बाद आ गया रूस यूक्रेन युद्ध, तो यूरोप के देशों के बहुत खर्चे हो गए। फ्रांस ने तो बहुत हथियार वगैरह भी दिए यूक्रेन को, रूस से जो तेल गैस आ रहा था वो भी यूरोप को महंगा पड़ने लग गया, वो भी खर्चे बढ़ गए। कहां तो सोच रहे थे रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी जंग में, यहां यूरोप के देशों की हालत खराब होने लग गई। तो कमाई बढ़ी नहीं, खर्चे नए नए खड़े हो गए, कर्ज बढ़कर जीडीपी का 114% हो गया। अब फिर बजट बनाया गया कि लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो खर्चे कुछ कम किए जाएं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। इसी बात पर सारा बवाल शुरू हो गया, क्योंकि फ्रांस के लोग इतना सारा टैक्स देते हैं इन सुविधाओं के लिए कि वो भड़क गए कि ये क्या बात हुई, टैक्स किस बात का दे रहे हैं? अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप उनका टैक्स सुनोगे ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। लेकिन फिर उनको जो उस टैक्स के बदले में मिलता है वो भी अच्छी तरह से देख लेना। तो पहले तो सुनिए, लोग फ्रांस में इनकम टैक्स कितना देते हैं? तो फ्रांस में इनकम टैक्स 0% से लेकर 45% तक जाता है, जितना कमाते हैं उस हिसाब से, मतलब सबसे ऊपर का ब्रैकेट 45% के आसपास का बैठता है। लेकिन औसत अगर देखा जाए तो फ्रांस में ज्यादातर लोगों को अपनी कमाई का औसतन 10-15% इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब आप कहोगे बस 10-15%, तो जरा ठहरिए, आगे सुनो। इनकम टैक्स के अलावा लोगों को देना पड़ता है सोशल कंट्रीब्यूशन अपनी कमाई से, और देना पड़ता है पेंशन कंट्रीब्यूशन अपनी कमाई से। आप कहोगे यहां भी तो देते हैं इतना सब, तो अभी रुकिए, और वहां देते हैं लोग हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अलग पैसा, बेरोजगारों की मदद के लिए अलग पैसा देना पड़ता है अपनी कमाई से, दिव्यांगों के लिए अलग देना पड़ता है। कंपनियां जो अपने हिस्से का देती हैं वो भी अपनी कमाई में ही किसी तरह डेंट पड़ता है ना, कंपनियों देती हैं लेकिन वो भी आपकी कमाई से जाता है, जैसे यहां पर सीटीसी से काट कर जाता है इंश्योरेंस वगैरह, वो सब भी कटता है वहां। इसके अलावा भी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन मिलाकर कमाई का कितना चला जाता है सरकार को पता है? कमाई का औसतन 50 से 54%, यानी 50 से 54% सरकार ले जाती है। मतलब कमाई का आधा भी नहीं मिलता आपको, यानी 100 यूरो कमाओ तो मिलेंगे 46 100 में से, यह हाल है। लेकिन अब सुनिए इसके बदले में लोगों को वहां मिलता क्या है? इलाज सबका टोटल फ्री, डॉक्टर फ्री, अस्पताल फ्री, ऑपरेशन फ्री, ज्यादातर दवाइयां फ्री, सब सरकार देखती है। और सरकारी अस्पताल ऐसे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर वहीं इलाज करवाता है। और सुनिए, पढ़ाई फ्री, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक
सब फ्री, पढ़ाई फ्री, किताबें फ्री, स्टेशनरी फ्री, कैंटीन में खाना फ्री। स्कूल कॉलेज ऐसे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घरों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। और सुनिए, सबको मिलती है पेंशन, सबको। रिटायर होने पर तनख्वाह की 70% तक पेंशन बंद जाती है सबकी, सबको सरकार देती है। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई हो। टैक्स सुनकर कान खड़े हो गए थे ना आपके, अब आंखें फट रही है ना सुविधाएं सुनकर, अभी तो फटी की फटी रह जाएंगी, सुनते जाइए। बेरोजगारी भत्ता, 2 साल तक आप बेरोजगार रहो तो भत्ता मिलता है पिछली तनख्वाह का 75%। क्या समझे? 2 साल तक अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो सरकार पाल रही है आपको। और सुनिए, जिनके बच्चे हैं उनको हर बच्चे के लिए हर महीने अलाउंस 400 यूरो हर महीने तक का भत्ता है, हर बच्चे के लिए सरकार की तरफ से। और सुनिए, सुनते जाइए, अभी तो दफ्तर तक जाने के लिए बस ट्रेन वगैरह अगर आप लेते हो तो आपकी कंपनी को आपको उसका 75% खर्चा देना है, टिकट का कंपनी देती है उसका पैसा। और सुनिए, साल में 5 हफ्तों की पेड लीव, छुट्टी 5 हफ्ते पूरी तनख्वाह के साथ। इसके अलावा 11 पब्लिक हॉलिडे साल में, वो अलग हैं। 11 सार्वजनिक अवकाश, और छुट्टी मतलब छुट्टी, वो 11 के बजाय 9 करने का प्रस्ताव आया तो बवाल हो गया है, सोचिए। और सुनिए, बीमारी या किसी दुर्घटना की वजह से आप काम नहीं करने की हालत में आए तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और मैटरनिटी लीव, बच्चा पैदा होने पर मां को कितनी छुट्टी? 16 हफ्ते, यानी 4 महीने पूरी तनख्वाह के साथ। पिता को 4 हफ्ते पैटर्निटी लीव बच्चा पैदा होने पर, यानी 1 महीना पूरी तनख्वाह के साथ। और सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि फिर काम घंटों घंटों करवाते होंगे ना, 35 घंटे लिमिट है, 35 घंटे हफ्ते में, यानी 5 दिन काम करो, हफ्ते में 2 छुट्टियों के साथ, तो रोजाना 7 घंटे से ज्यादा नहीं। और ज्यादा करना पड़ गया तो ओवर टाइम मिलता है, तनख्वाह के 1.5 गुना रेट पर ओवर टाइम। बच्चे की देखभाल के लिए किसी को घर पर रख लो तो उसकी तनख्वाह पर टैक्स में छूट मिलती है, अगर उसको तनख्वाह दो तो, आया वगैरह को। नौकरी से अगर कंपनी निकाल दे तो कंपनी को निकालने की पेमेंट करनी पड़ती है। जितने साल नौकरी की है आपने उस कंपनी में, उतनी 1 महीने की तनख्वाह का 1/4, 1/4 यानी 1/4 1 महीने की तनख्वाह का हर साल के हिसाब से, जितने साल उस कंपनी में काम किया। इसके अलावा टैक्स के पैसे, वो सब तो होता ही है, सड़कें बनती हैं, ट्रेन लाइनें बिछती हैं, अस्पताल बनते हैं वगैरह वगैरह, वो जो सरकार काम करती है वो तो करती है। ये सब हैं सुविधाएं। वहां के लोगों का मानना है कि इस सब के लिए उन्होंने टैक्स दिया, तो सरकार अब इनमें कटौती कैसे कर सकती है? भाई टैक्स हमने दिया है, 54% टैक्स दे रहे हैं, 100 का 46 हाथ में आ रहा है, लेकिन ये सब मिल रहा है उसके बदले में। हालांकि कुछ ही सुविधाओं में कटौती का प्लान है अभी, लेकिन उनको वो भी मंजूर नहीं है। वो तो 11 सरकारी छुट्टियों की 9 छुट्टियां करने पर नहीं मान रहे, बवाल कर रखा है, बाकी तो दूर की बात है। तो ये है कहानी फ्रांस में विद्रोह की। सरकार को खर्चे कम करने हैं, पब्लिक कह रही है कहीं और कम कर लो, रक्षा में कर लो, हमारी सुविधाएं हमारी हैं, हमने टैक्स दिया अपनी कमाई का आधे से ज्यादा, तो हम तो अपनी सुविधाएं लेकर रहेंगे, छुट्टियां भी लेकर रहेंगे, नहीं तो कर देंगे सरकार की छुट्टी। 100 बात की एक बात। उधर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच 2019 में खेला था। संन्यास का ऐलान करने के साथ ही उस्मान शिनवारी ने यह जानकारी भी दी कि वो दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते रहेंगे। खबर है कि अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाला क्रिकेट का T20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। आईसीसी के सूत्रों के मुताबिक इस विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीमों को विश्व कप की तारीखें बता दी गई। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर महाराष्ट्र की डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने एक नोटिस का जवाब न देने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने पृथ्वी शॉ से 2023 में मुंबई के अंधेरी इलाके के एक पब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ हुए झगड़े के बारे में जानकारी मांगी थी। उधर ब्रेकिंग न्यूज है, यूएई में चल रहे एशिया कप से भारत और यूएई के बीच चल रहा मैच भारत ने सिर्फ 4 ओवर में जीत लिया। जीत के लिए इंडिया को 58 रन बनाने थे। टीम इंडिया ने यह लक्ष्य 1 विकेट खोकर 5वें ओवर में ही हासिल कर लिया।
यूएई को टीम इंडिया ने सिर्फ 57 रन पर ढेर कर दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। यूएई की टीम 14वें ओवर में ही ढेर हो गई, जबकि टीम इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर और 3 गेंदें खेलकर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया और इस टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत की। एशिया कप में भारत का अगला मैच पाकिस्तान से 14 सितंबर को खेला जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर इजरायल के हमले के बाद नाराजगी जताई। उन्होंने इजरायल की इस कार्रवाई को एक तरफा करार दिया। गाजा में जारी जंग के बीच इजरायल की सेना ने कतर की राजधानी दोहा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की फौज ने कतर में रह रहे हमास के बड़े नेताओं को टारगेट कर बमबारी की। उसके लड़ाकू विमानों ने मिसाइल हमला कर भयंकर धमाके कर दिए, कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। इजरायल के हवाई हमले से दोहा में अफरा तफरी मच गई, सड़कों पर लोग जान बचाकर भागते दिखे। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हमास का दावा है कि इजरायल की सेना उसके किसी भी बड़े नेता को निशाना बनाने में नाकाम रही, लेकिन इजरायल के इस हमले ने कतर को तो भड़काया ही, साथ ही ट्रंप को भी नाराज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर पश्चिम एशिया में अमेरिका के बड़े सहयोगियों में एक है। वहां अमेरिकी सेना का बेस भी मौजूद है। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक कतर पर हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन दावा है कि अमेरिका को तब बताया गया जब इजरायल के लड़ाकू विमान कतर की एयर स्पेस के करीब पहुंच चुके थे, यानी थोड़ी ही देर में हमला किया जाना था। कतर की तरफ से यह बताया गया कि उसे अमेरिका ने इजरायली हमले की सूचना तब दी जब दोहा में धमाके शुरू हो चुके थे, मतलब उसे संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। कतर पर हुए हमलों की सऊदी अरब और फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों ने आलोचना की। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में चल रही जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और मिस्र के साथ कतर भी मध्यस्थता की भूमिका में रहा है। कतर में फिलिस्तीनियों की भी अच्छी खासी आबादी रहती है। वहां हमास के कई बड़े नेताओं ने सालों से पनाह ले रखी है। वो गाजा युद्ध को लेकर होने वाली बैठकों में हिस्सा लेते रहे और इजरायल ने उन्हीं को ठिकाने लगाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में भीषण बमबारी कर दी। इजरायल की गिराई मिसाइलों के फटने से जबरदस्त धमाके हुए, लोग दहशत में आ गए, हर तरफ चीख पुकार मच गई। Oh my God. Oh my God. जोरदार हमले के बाद दोहा में कई इमारतें बर्बाद हो गईं। इजरायल ने वहां हमास के बड़े नेताओं के ठिकानों पर हमले का दावा किया, लेकिन कतर में किए गए इस हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पर भड़क गए। ट्रंप ने इजरायल के एक्शन को एक तरफा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि कतर पर हमले का फैसला पूरी तरह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था और अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले ही अमेरिका को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दावा किया गया कि तब तक तो इजरायल के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। खबर है कि अमेरिका ने आनन फानन में कतर को हमले की सूचना दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि दोहा में इजरायल की बमबारी शुरू हो गई थी। और इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना के लड़ाकू विमानों ने हमास के कई ठिकानों पर तबाही मचाई और कुछ ही मिनटों में लौट गए। इजरायल के इस हमले के बाद कतर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने और कतर के लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। कतर ने तगड़े पलटवार की चेतावनी भी दी। हालांकि इस हमले के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ कतर के प्रधानमंत्री से भी फोन पर बात की। उन्होंने कतर को भरोसा दिया कि दोबारा उसकी धरती पर इस तरह की बमबारी नहीं होगी। हालांकि नेतन्याहू ने हमास के लीडरों पर किए गए हमले के लिए अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई, क्योंकि उन्होंने इजरायल से करीब 2100 किलोमीटर दूर मौजूद कतर में घुसकर बमबारी कर दी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई से गाजा में युद्ध को खत्म करने के रास्ते निकल सकते हैं, क्योंकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक दोहा में हमले के दौरान हमास के खलील अल हय्या समेत कई बड़े नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। खलील अल हय्या को हमास के ताकतवर चेहरों में गिना जाता है। दावा है कि गाजा में युद्ध रोकने के लिए होने वाली बैठकों में खलील अल हय्या हमास का नेतृत्व करते आए हैं, जबकि इजरायल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए खौफनाक हमले की योजना में वो भी शामिल थे और इसीलिए उसने दोहा में खलील अल हय्या के अड्डे पर भी मिसाइल फोड़ दी। नेतन्याहू ने डंके की चोट पर इस हमले की जिम्मेदारी ली और इस तरह के कदम को गाजा जंग में शांति के लिए जरूरी बताया। We take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. कतर पर हमले के लिए इजरायल के लड़ाकू विमानों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि इजरायल के तेल अवीव शहर और कतर की राजधानी दोहा के बीच करीब 2100 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला है। दावा है कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने कुछ मिनटों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और फिर सुरक्षित लौट आए।
लेकिन हमास ने दावा किया कि इजरायल की सेना हमास के किसी भी बड़े नेता को मारने में नाकाम रही। हालांकि उसने इस बात की पुष्टि की कि इस हमले में खलील अल हैया के बेटे समेत 5 लोगों की मौत हो गई।